आज के इस एनालिसिस में हम चोल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस एनालिसिस के अंत तक बने रहेंगे तो इसके थ्रू आउट आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसके थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक के भीतर जो चैप्टर जो टॉपिक्स दिए गए हैं, किस चैप्टर पे किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का जो एंगल होता है, जो अप्रोच होता है, वो एंगल भी आप सीख पाएंगे। इसके साथ ही साथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी सही दिशा में, सही डायरेक्शन में रह के कैसे करें, ये पॉइंट भी आपको सीखने को मिलेगा। चोल साम्राज्य के थ्रू आउट आज का जो एनालिसिस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है चोल मूर्तिकला। चोल मूर्तिकला पर आईएएस एग्जाम 1995, आईएएस एग्जाम 1993 में और पीसीएस एग्जाम में स्टेट पीसीएस एग्जाम में 3 to 4 टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इससे क्लियर हो रहा है कि जो चोल मूर्तिकला है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है, और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसकी चोल मूर्तिकला के फीचर से, यानी इसकी विशेषताएं से पूछे गए हैं। चोल मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है नटराज की मूर्ति, नटराज शिव की मूर्ति चोल मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो किसका बना हुआ है, कांस्य, यानी जो कांस्य का यानी तांबे और टिन के मिश्रण से बना हुआ है। यदि हम इसके फीचर्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो क्या है, देवाकृत, यानी देव की आकृति। जो देव की आकृति है वो क्या है, चतुर्भुज है। किस आकार में है, चतुर्भुज आकार में है। इस पॉइंट पे आईएएस 1995 में, इस पॉइंट पे कब पूछा गया था क्वेश्चन, आईएएस एग्जाम 1995 में पूछा गया था कि जो नटराज शिव की मूर्ति है, जो देवाकृत है वो क्या है, किस आकार में, चतुर्भुज आकार में है। दूसरा फीचर है विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना। जो चोल मूर्तिकला है वो विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना के अंतर्गत आता है। जो चोल मूर्तिकला है वो विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना के अंतर्गत आता है। इस पॉइंट पे क्वेश्चन था, वो आईएएस एग्जाम 1993 में पूछा गया था। विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना का उदाहरण कौन है, क्वेश्चन क्या था कि विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना का उदाहरण कौन है, नटराज शिव की मूर्ति विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या था कि विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना का उदाहरण कौन है, नटराज शिव की मूर्ति, यानी जो नटराज शिव की मूर्ति विश्व में श्रेष्ठ प्रतिमा रचना है, जो इसका एक फीचर है, जो इसकी विशेषता है, उसे सीधे क्वेश्चंस में डाल दिया गया था। उस फीचर्स को क्वेश्चंस में डाल करके क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था। तो कभी कभी आप जब पढ़ते हैं तो ये मत थिंक करना कि जो आप जैसे आप फीचर्स पढ़ रहे हो हमेशा आंसर में रहेगा। जो आप फीचर्स, जो उसकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो, उसके पॉजिटिव पॉइंट पढ़े, जो उसके नेगेटिव पॉइंट पढ़े, तो ये मत सोचना कि हमेशा वो आंसर में रहेगा। उसे क्वेश्चन में डाल करके क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है। तीसरी इसकी जो विशेषता है अर्धनारीश्वर, यानी पुरुष और महिला के विलय का प्रतीक, यानी क्या है, पुरुष और महिला के विलय का प्रतीक। कैसे कि पुरुष और महिला के विलय का प्रतीक है, जिसको हम अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। ये कैसे पुरुष और महिला के विलय का प्रतीक है, जिसको हम अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, शिव के एक कान में पुरुष की बाली, जबकि दूसरे में महिला की बाली। आपने कहा कि इसके फीचर्स क्या, इसकी विशेषता क्या है, अर्धनारीश्वर। अब क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ये फ्यूचर में यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि इसके दो फीचर्स पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
तीसरा फीचर जो इसका इंपॉर्टेंट है वो अर्धनारीश्वर। सो अर्धनारीश्वर है वो किसका फीचर है? अर्धनारीश्वर किसकी विशेषता है? चोल मूर्ति कला की, यानी नटराज शिव की मूर्ति। नटराज शिव की मूर्ति की एक फीचर क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर ये क्या होता है? पुरुष और महिला के विलय का प्रतीक। कैसे? तो यहां पे देखें, शिव के एक कान में पुरुष की बाली, जबकि दूसरे में क्या है? महिला की बाली। फोर्थ फीचर इसका क्या है? प्रकाश के एक प्रभा मंडल से घिरी हुई है। प्रकाश के एक प्रभा मंडल से घिरी हुई है। प्रकाश के एक प्रभा मंडल से घिरी हुई है। प्रभा मंडल क्या होता है? जैसे आप अगर फोटो आपने किसी देवता का, जैसे भगवान श्री राम का आपने फोटो देखा होगा, तो अधिकांश फोटो में पीछे एक साइकिल की तरह, सर्कल की तरह एक गोलाकार होता है, जो लाइटिंग येलो कलर, पीले कलर का होता है, लाइट की तरह आपको दिखता है। तो एक प्रभा मंडल से घिरा हुआ, प्रकाश एक प्रभा मंडल से घिरा हुआ है। तो अधिकांश देवताओं के चित्र में आपने देखा होगा, फोटोज में आपने देखा होगा कि जैसे भगवान श्री राम की अधिकांश चित्रों में ऐसा रहता है कि उनके सर के पीछे, गौतम बुद्ध के सर के पीछे एक गोल आकृति, सर्कल के जैसा एक प्रभा मंडल, प्रकाश का प्रभा मंडल आपको दिखाई देता है। तो ऐसे होता है। इसका जो नटराज शिव की मूर्ति है, इसके बारे में आप आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है, नितिन सिंघानिया की बुक आर्ट एंड कल्चर, जो नितिन सिंघानिया की बुक है, उसके भीतर इसके बारे में दिया गया है और इसका फिगर भी दिया गया है वहां पे। तो इस टॉपिक्स को जब आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आफ्टर दैट आप अपने सम्मुख नितिन सिंघानिया की बुक को ओपन करके रखें, इससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो नितिन सिंघानिया के अंदर जो बुक, नितिन सिंघानिया की जो बुक्स है आर्ट एंड कल्चर की, उसके भीतर इस टॉपिक्स को दिया गया है। तो वहां पे इसके इमेज फिगर है, तो इसके इमेज आप फिगर को आप देख सकते हैं वहां पे। आप जब इसका स्टडी करें तो उस बुक को जो नितिन सिंघानिया की बुक है, आप उसको अपने साथ सामने ओपन करके पढ़े। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्या करें कि ये जो इमेज है नटराज शिव की मूर्ति को, वो अपने सम्मुख रखें, डाउनलोड करें उसको, और वहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए। तो नटराज शिव की मूर्ति क्या आप इश्रा कर सकते हो? इसमें आप इश्रा क्या कर सकते हो कि आप नितिन सिंघानिया की बुक में जा करके वहां पे आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको सीखने को मिलता है, इसके आल्सो जो यहाँ पे आप सीख रहे हैं, उस पॉइंट को लर्न कर सकते हो, और वहां पे आपको फिगर भी, इमेज भी आपको मिलेगा नटराज की मूर्ति का। फोर्थ फीचर क्या है? प्रकाश के एक प्रभा मंडल से घिरी हुई है। फिफ्थ फीचर, नेक्स्ट फीचर क्या है? कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नटराज शिव की मूर्ति, नटराज शिव की मूर्ति कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नटराज शिव की मूर्ति कुंडलिनी शक्ति का क्या है? प्रतीक है। कैसे? नटराज शिव की मूर्ति, नटराज शिव की मूर्ति कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कैसे? कैसे? शिव की बाह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है। शिव की बाह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है। शिव की बाह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है। सो मानव रीढ़ की हड्डी में निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जो मानव रीढ़ की हड्डी में निष्क्रिय अवस्था में रहता है, अगर इस शक्ति को जागाया जाए तो मनुष्य सच्ची चेतना को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट फीचर क्या था? कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नटराज शिव की मूर्ति कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कैसे कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है? कैसे? तो यहां पे आप देखें, शिव की बाह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है। नितिन सिंघानिया की बुक जब ओपन करेंगे, जब उसमें नटराज इस टॉपिक को, चोल मूर्ति कला को देखेंगे, तो जो नटराज का फिगर वहां पे चित्र बना हुआ, फिगर अच्छे से बना हुआ, कलर में कलरफुल बना हुआ है, तो काफी अच्छी बुक है आर्ट एंड कल्चर की, नितिन सिंघानिया की। तो उस बुक को आप फ्रंट में सामने रखें, तो वहां पे देखेंगे जो इमेज जो आपको वहां पे दिखाई देगा, जो चित्र आपको देखने को मिलेगा, उसमें साफ साफ आपको क्लियरली दिखाई देगा शिव की बाह के चारों, वहां पे जो शिव का बाह है, उस नटराज की मूर्ति में जो शिव का बाह है, उस शिव की बाह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है। शिव की बाह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है, जो मानव रीढ़ की हड्डी में निष्क्रिय अवस्था में रहता है। सो मानव रीढ़ की हड्डी में निष्क्रिय अवस्था में रहता है। अगर इस शक्ति को जगाया जाए तो मनुष्य सच्ची चेतना को प्राप्त कर सकता है। अगर इस शक्ति को, जो मानव रीढ़ की हड्डी में निष्क्रिय अवस्था में रहता है, ये शिव की बाह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है। शिव की बाह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है, और ये जो सांप है, जो मानव रीढ़ की हड्डी में किस अवस्था में रहता है? ये जो
शिव की बाह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है, शिव की बाह के चारों ओर जो एक सांप लिपटा हुआ है, ये मानव रीढ़ की हड्डी में किस अवस्था में रहता है? निष्क्रिय अवस्था में रहता है। अगर इस शक्ति को जगाया जाए, अगर इस शक्ति को जगाया जाए तो मनुष्य सच्ची चेतना को प्राप्त कर सकता है। सच्ची चेतना का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य, सच्ची चेतना का मतलब उसे सही और गलत का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो उसको इतना अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि वो ये फर्क कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, जिसको बोलते हैं अवेयरनेस, जागरूकता। वो किसी चीज को लेकर जागरूक हो जाना, अंधकार से दूर हो जाना, जो अंधकार से अज्ञानता से घिरा हुआ है उस अंधकार उस अज्ञानता से प्रकाश की ओर जाना। चेतना का मतलब क्या होता है? सच्ची चेतना को प्राप्त करने का मतलब क्या हो कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना, यानी आपको इस का अनुभव हो जाना कि क्या गलत है क्या सही है, यानी आपके अंदर सही और गलत का फर्क करना आपके अंदर आ जाना। सही क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी जानकारी आपको हो जाना। सच्ची चेतना को प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ कि आप अंधकार से किधर जा रहे हैं? प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, यानी अज्ञानता से आप किधर जा रहे हैं? ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। यानी आप अब सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय आप कर पा रहे हैं, आप सही और गलत में फर्क कर पा रहे हैं। आप इस प्रकार से जागरूक हो जा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान आप करने के योग्य हो जाते हैं, यानी किसी चीज को लेकर जागरूक हो जाना, किसी चीज को लेकर के जागरूक हो जाना, यानी ये फर्क कर पाना कि ये क्या तर्कसंगत है क्या तर्कसंगत नहीं है, क्या चीज आपके अनुकूल है क्या आपके अनुकूल नहीं है, ये आपके लिए कितना फायदेमंद है, ये आपके लिए कितना फायदेमंद होगा या आपके लिए ये फायदेमंद नहीं होगा। यानी जब ये आप सही और गलत के अंतर को आप स्पष्ट कर पाते हैं, आपको इतना अनुभव आ जाता है, आपके समूह कोई कुछ पॉइंट कह रहा है तो आपके अंदर इतना अनुभव है, आप इस जज कर पा रहे हो कि क्या ये सही कह रहा है, क्या हमें इसकी बात को मानना चाहिए, क्या इसके अनुसार हमें करना चाहिए, क्या ये गलत है क्या सही है, क्या हमें सही दिशा में ले जा रहा है, क्या हमें सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो इस तरीके की जानकारी आपको हो जाना, आप किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर आप अंधकार की लपेटे में ना आ जाना कि आप अंधकार में हमेशा अज्ञानता से आप घिरे रहते हैं। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, यानी अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ना, वही क्या होता है मनुष्य उसी को क्या बोलते हैं कि मनुष्य सच्ची चेतना को प्राप्त कर सकता है। यानी जब मनुष्य सच्ची चेतना को प्राप्त कर लेगा तो अज्ञानता से किधर चला जाएगा? ज्ञान की तरफ जाएगा। अज्ञानता से किधर चला जाएगा? वो ज्ञान की तरफ जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा और आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय। हाँ, एक पॉइंट क्लियर कर दे रहे हैं कि यहाँ पे जो नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर की बुक है, उसके भीतर इस टॉपिक्स को दिया गया है, चोल मूर्ति कला को, उसमें नटराज शिव की मूर्ति का फिगर भी बनाया गया है, उसके कुछ फीचर्स भी हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे गए हैं और फ्यूचर में जिसपे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है, जो और इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसपे क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है लेकिन फ्यूचर में पूछा जा सकता है, उन इंपॉर्टेंट फीचर्स को मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। अगर कुछ और आप सीखना चाहेंगे तो उस नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक में है, बट केवल उस बुक को आप इतना यूटिलाइज करना है कि उसमें जो फिगर है, जो इमेज दिया गया है, उस चित्र को केवल देख लेना और चित्र के थोड़ा इस फैक्ट को अपने दिमाग में बैठा लेना, केवल आपको चित्र देखने का काम करना और उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मेन फीचर्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।